हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है माता का आंचल। और इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है शिव पूजन सहाय। तो ये जो कहानी है माता का आंचल, ये ममता का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो माता का आंचल जो कहानी है, इसमें हमें बताया गया है कि एक छोटा सा बच्चा जो होता है उसके लिए सारे जहां की खुशियां, संतुष्टि, सुरक्षा और शांति उसे अपने केवल माता के आंचल में ही मिलती है। यानी माँ का जो आंचल होता है उसी में एक छोटे से बच्चे को उसकी सारे जहां की खुशियां, संतुष्टि, सुरक्षा और शांति मिल जाती है। तो ये जो कहानी है ये आत्मकथा के रूप में लिखी गई है। यानी इसके जो लेखक है शिव पूजन सहाय, वो हमें अपने ही बचपन की घटनाओं के बारे में बताते हैं। और वो बताते हुए कहते हैं कि एक बच्चे के लिए उसकी माता का जो आंचल होता है वो सबसे सुरक्षित स्थान होता है। जब बच्चा सबसे अधिक डर जाता है तो वो सब कुछ छोड़कर केवल अपने माँ के आंचल में ही छिप जाता है और वहां जाकर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। शिव पूजन सहाय हमें बताते हैं कि उनका बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, मगर घर में सभी लोग उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर बुलाते थे। भोलानाथ अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहते थे। बचपन में लेखक का झुकाव अपने पिता की ओर अधिक था। यानी वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने पिता के साथ ही रहते थे। वो अपने पिता के साथ ही सोते, उनके साथ ही जल्दी सुबह उठकर स्नान करते यानी नहाते और अपने पिता के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करते थे। अपने बाबूजी से अपने माथे पर त्रिपुंड का तिलक लगवाकर बहुत खुश हो जाते थे। त्रिपुंड का तिलक यानी कि ऐसे 3 लाइन वाला तिलक जो होता है उसे ही त्रिपुंड का तिलक कहते हैं। उनके बाल जो थे वो बड़े थे, इसलिए उनकी जो मम्मी थी वो ऊपर की ओर एक चोटी कर देती थी। और फिर जब उनके पिताजी उनके माथे पर त्रिपुंड का तिलक लगा देते तो वो छोटा सा बालक तारकेश्वर नाथ सच में ही ठीक भोले शंकर का अवतार दिखलाई पड़ता था। और यही कारण था कि सभी लोग उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। अब जब भी उनके पिताजी जो थे वो रामायण का पाठ करते, तब भोलानाथ उनके साइड में ही उनके बगल में बैठकर अपने चेहरे को आईने में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता था। पर जैसे ही उनके पिताजी अपनी नजर उनकी ओर करते तो वो थोड़ा शर्मा कर, थोड़ा मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देता था। उनकी इस बात पर उनके जो पिताजी थे वो मंत्रमुग्ध होकर मुस्कुरा उठते थे, यानी मोहित होकर हंसने। तो अब पूजा कर लेने के बाद उनके जो पिताजी थे वो अब बैठकर राम का नाम लिखने लगते। उनके पास एक रामा नामा बही थी, यानी राम का नाम लिखने के लिए एक किताब थी। उस पर वो 1000 बार राम का नाम लिखकर उसके बाद उसे दूसरे किताबों के साथ बांधकर उसे रख दिया करते थे। फिर उसके बाद वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर 500 बार राम का नाम लिखकर उसे आटे की गोलियों में लपेटकर उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। और उस समय भोलानाथ अपने पिता के कंधों पर बैठकर गंगा जी के पास जाते थे। अपने अपने बाबूजी के यानी अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर जाते समय भोलानाथ अपने आप को किसी बादशाह से कम नहीं समझते थे। और गंगा घाट पर पहुंचकर वो उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिला देते। तो जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में उनको झुके हुए पेड़ों की डालें मिलती, उन पर वो भोलानाथ को बिठाकर झूला झुलाया करते थे। कभी कभी उनके जो पिताजी थे वो भोलानाथ के साथ कुश्ती भी लड़ा करते थे। तो अब लेखक कहते हैं कि उनके पिताजी जब उनके साथ कुश्ती लड़ा करते थे तो वो अपने आप को एकदम कमजोर दिखाया करते थे और बच्चे भोलानाथ का जो बल है उसको बढ़ावा देते थे।
और इससे जो बच्चा था वो अपने पिताजी को पछाड़ देता था। तो इस पर उनके पिताजी जो थे वो पीठ के बल गिर जाया करते थे और फिर भोलानाथ उनके छाती पर चढ़ जाते थे और उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते। तब उनके पिताजी हंसते हंसते उनके हाथों को मूछों से छुड़ाकर उनके हाथों को चूम लेते थे। फिर वो भोलानाथ से खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे। तो इस पर भोलानाथ जो था वो अपना बायां और दाहिना गाल यानी कि लेफ्ट और राइट गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। तो बाएं का खट्टा चुम्मा लेने के बाद यानी लेफ्ट का जो गाल है उस पर खट्टा चुम्मा लेने के बाद जब वो अपने दाहिने गाल पर मीठा चुम्मा मांगते यानी अपने राइट गाल पर मीठा चुम्मा मांगते, तो जब वो चुम्मा लेने लगते तब वो अपने दाढ़ी से या मूछ से भोलानाथ के गालों पर गड़ा देते। यानी उनकी जो मूछ या दाढ़ी थी वो बहुत ही थोड़ी शार्प थी, तो वो कोमल गालों पर यानी बच्चे के कोमल गालों पर गड़ जाती थी। एंड इसकी वजह से जो बच्चा था वो थोड़ा गुस्सा हो जाता था एंड फिर वो फिर से उनकी मूछों को नोचने लगता था, यानी उनकी मूछों को पकड़ के उसे उखाड़ने लगता था। तो इस पर उनके जो पिताजी थे वो बनावटी रोना यानी झूठ मूठ का रोना रोने लगते थे और फिर भोलानाथ उतरकर अलग खड़े होकर हंसने लगता था इस पर। और इस पर फिर आगे लेखक कहते हैं कि वो अपने पिताजी के साथ हंसते हंसते जब घर आते थे तो उनके साथ ही चौके पर बैठकर, चौके यानी कि जो चौकी होती है एक वुड का बना हुआ बेड, उस पर बैठकर खाने लगते थे। उसके पिताजी जो थे वो अपने हाथों से फूल के एक कटोरे में गोरस गोरस यानी दूध और भात मिलाकर उसे खिलाते थे। जब लेखक खाकर यानी पेट भर खा लिया करते थे तब उनकी जो मैया थी वो थोड़ा और खिलाने की हट करती थी और वो उनके पिताजी से कहने लगती कि आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़े खाने से ही समझ लेता है कि वो बहुत खा गया है। आप खिलाने का सही तरीका नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, यानी बच्चे को मुंह भर के कौर यानी खाना वो। फिर उनकी जो मैया थी वो उनके पिताजी से कहा करती थी कि देखिए अब मैं खिलाती हूँ, और वो कहती थी कि जो जेंट्स होते हैं वो बच्चों को खिलाना नहीं जानते, केवल एक माँ के हाथ से ही बच्चों का पेट भरता है। और ये कहकर वो एक थाली में दही भात मिलाती थी और अलग अलग चिड़ियों के नाम लेकर उन्हें खिलाती जाती थी, जैसे तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर, इन सभी चिड़ियों के नाम लेकर वो उन्हें खिलाती जाती थी। और उनकी जो माँ थी वो उनसे कहती थी कि जल्दी से खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगी। अब लेखक हमें कहते हैं कि मैं उन्हें उड़ने का मौका नहीं देता था। भोलानाथ की माँ भोलानाथ से बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती थी। वह कभी उन्हें अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करती तो कभी उन्हें जबरदस्ती पकड़कर उनके सिर पर सरसों के तेल की मालिश करती। इस प्रकार बालक भोलानाथ अपनी माँ और अपने बाबूजी दोनों का बहुत चहेता था, यानी दोनों ही उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। लेखक उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए वह बात बात पर रोने लगते। उन्हें रोता हुआ देखकर उनके पिताजी जो थे वो भोलानाथ की माँ से नाराज हो जाते थे। लेकिन भोलानाथ की माँ उनके बालों को अच्छे से संवार कर उनकी एक अच्छी सी चोटी बनाकर उसमें फूलदार लड्डू लगा देती थी, यानी एक फूल वगैरह लगा देती होंगी, और साथ में बालक भोलानाथ को रंगीन कुर्ता और टोपी पहनाकर उन्हें कन्हैया जैसा बना देती थी। अब बालक भोलानाथ जो थे वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खूब मौज मस्ती और तमाशे करते थे। उनके खेलों में यानी वो जो खेल खेला करते थे उसमें अलग अलग तरीके के नाटकों के माध्यम से वो सामाजिक जीवन का ज्ञान छुपा होता था। यानी वो लोग जो नाटक किया करते थे उसमें सामाजिक जीवन का ज्ञान छुपा हुआ होता था, यानी रोजमर्रा के जीवन का
ज्ञान छुपा हुआ होता था। कभी चबूतरे का एक कोना ही उनका नाटक का घर बन जाता था। चबूतरे का कोना यानी चबूतरा क्या होता है कि एक पेड़ होता है और उसके गोल साइड साइड में बैठने के लिए बनाया जाता है। तो वही एक चबूतरे का कोना उनका नाटक का घर बन जाता था। तो कभी उनके बाबूजी यानी उनके पिताजी की नहाने वाली जो चौकी थी वही उनकी रंगमंच बन जाती थी यानी स्टेज बन जाता था। तो कभी कभी वो अपने साथियों के साथ खेती बाड़ी करने लगते, तो कभी मिट्टी की लड्डू पूड़ियाँ बनाकर दावत बिठा लेते, तो कभी कभी वो गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाने लगते, तो कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे जिसमें तंबूरा और शहनाई भी बजाई जाती थी। दुल्हन को भी विदा कर लाया जाता था। कभी कभी बाबूजी यानी उनके जो पिताजी थे वो दुल्हन का घूंघट उठाकर देख लेते थे, तो सब बच्चे हंसते हुए वहां से भाग जाते थे। कभी कभी व्यापार व्यवसाय करने लग जाते, दुकान सजाई जाती, उनमें सभी सामान रखे जाते और कागज के रुपयों से लेन देन होने लगता। इस प्रकार तो इस तरह से वो लोग खेल खेल में एक रोजमर्रा का जो जीवन होता है, एक सामाजिक जीवन जो होता है, उसे जीना सीख रहे थे। बाबूजी यानी उनके जो पिताजी थे वो अक्सर बच्चों के खेलों में भाग लेकर उनका आनंद उठाते थे। उसके जो पिताजी थे वह बच्चों से कुश्ती में जानबूझकर हार जाते थे और उस समय बच्चों के चेहरे पर जो खुशी दिखाई देती थी उससे उनके जो बाबूजी थे यानी उनके जो पिताजी थे उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती थी। यानी बच्चों को खुश देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाया करते। लेखक हमें आगे बताते हैं कि एक दिन सभी बच्चे आम के बगीचे में खेल रहे थे, तभी बड़ी जोर से आंधी आई और आकाश बादलों से ढक गया। उसके बाद देखते ही देखते खूब जमकर बारिश होने लगी। काफी देर बाद जब बारिश बंद हुई तो बगीचे में बहुत सारे बिच्छू निकल आए, जिन्हें देखकर सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। अब जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी संयोगवश उन्हें रास्ते में मूसन तिवारी जी मिल जाते हैं। भोलानाथ का एक दोस्त जिसका नाम बैजू रहता है वो उन्हें चिढ़ा देता है। फिर क्या था, बैजू की देखा देखी सारे बच्चे मूसन तिवारी को चिढ़ाने लगते हैं। मूसन तिवारी जो थे वो सभी बच्चों को वहां से खदेड़ते हैं यानी भगाते हैं और फिर वो सीधे पाठशाला चले जाते हैं। पाठशाला में उनकी शिकायत गुरुजी से कर देते हैं। अब गुरुजी ने सभी बच्चों को स्कूल में पकड़ लाने का आदेश दिया। सभी को पकड़कर स्कूल पहुंचाया गया। और सभी दोस्तों के साथ भोलानाथ को भी जमकर गुरुजी से मार पड़ी। अब जब उनके बाबूजी को इस घटना के बारे में पता चला तो वो दौड़े दौड़े पाठशाला पहुंचे। जैसे ही भोलानाथ ने अपने पिताजी को देखा तो वो दौड़कर पिताजी के गोद में चढ़ गए और रोते रोते बाबूजी यानी पिताजी के कंधे पर अपने आंसुओं से भिगो दिया। यानी वो इतना रो रहे थे कि उनके पिताजी का जो कंधा था उनके आंसुओं से भीग गया। अब उनके पिताजी ने गुरुजी से बच्चों की गलती के लिए माफी मांगी और भोलानाथ काफी देर तक अपने पिताजी की गोद में रोते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने रास्ते में अपने मित्र मंडली को देखा यानी अपने दोस्तों को देखा तो वो अपना रोना भूलकर अपने मित्रों में शामिल हो गए। उनकी जो मित्र मंडली थी वो उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तो भोलानाथ भी चिड़ियों को पकड़ने लगे। अब एक भी चिड़िया तो उनके हाथ में नहीं आती है, लेकिन खेलते खेलते जो बच्चे थे वो मिट्टी के टीलों पर जा पहुंचे जहां उन्हें चूहों के बहुत सारे बिल दिखाई दिए। किसी बच्चे के मन में चूहों के बिल में पानी डालने का विचार आया यानी शरारत सूझी और सभी बच्चे पानी ला लाकर चूहों के बिल में डालने लगे। किसी भी बिल में तो अब क्या होता है कि किसी भी बिल में से कोई चूहा तो बाहर नहीं निकलता, लेकिन एक में से अचानक से एक काला भयंकर सांप बाहर निकल आता है। सांप को देखकर सारे बच्चे डर के मारे भागने लगते हैं। भोलानाथ भी डर के मारे भागने लगता है
और गिरते पड़ते कांटों, झाड़ियों और रास्ते पे जो कंकड़ पड़े होते हैं उनकी परवाह किए बगैर भोलानाथ जैसे तैसे घर पहुंचता है। उसके सामने बाबूजी, उनके जो पिताजी थे, वो बैठकर हुक्का पी रहे थे। उन्होंने जब भोलानाथ को इस तरीके से डरे हुए देखा तो वो अपने पास बुलाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन भोलानाथ जो ज़्यादातर समय अपने पिताजी के साथ बिताते थे, उस समय वो पिताजी के पास ना जाकर सीधे अंदर अपनी माँ की गोद में जाकर छुप गया। डर से कांपते हुए भोलानाथ को देखकर उनकी जो माँ थी वो घबरा गई। माँ ने भोलानाथ के जख्मों की धूल को साफ कर उसमें हल्दी का लेप लगाया और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। डरे हुए और घबराए हुए भोलानाथ को उस समय अपने पिता की मजबूत बाहों के सहारे और दुलार के बजाय अपनी माँ का आंचल ज्यादा सुरक्षित और महफूज लगने लगा। तो इस तरह से इस कहानी के ज़रिए जो लेखक हैं उन्होंने हमें ये चीज़ बताने की कोशिश करी है कि एक बच्चे को उसके पिता भले ही कितना ही प्यार दुलार क्यों न करते हो, परंतु लेकिन संकट के समय, मुसीबत की घड़ी में उसे अपनी माता का आंचल ही सबसे सुरक्षित और महफूज महसूस होता है। तो दैट्स इट, ये था हमारा चैप्टर का ओवरऑल एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। आप में से बहुत कम ही लोग हो जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ये थोड़ा ग्रो हो जाए। वैसे भी चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है, तो होप आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे। तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। तो चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। तो साना साना हाथ जोड़ी ये एक यात्रा वृत्तांत है, यानी ये एक जर्नी है जिसकी लेखिका मधु कांकरिया जी हैं। इस यात्रा वृत्तांत में यानी इस जर्नी में लेखिका ने अपनी सिक्किम की यात्रा, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और हिमालय के विराट और भव्य रूप का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। दरअसल लेखिका जो थी वो उच्च हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में सफ़ेद बर्फ की चादर ओढ़े पर्वतों और प्राकृतिक दृश्यों को पहली बार बहुत करीब से देख रही थी और उन्हें देखकर वो बहुत ही रोमांचित महसूस कर रही थी। यानी वो सभी नज़ारे देखकर, उतने सुंदर सुंदर पहाड़, वादियाँ, ये सब कुछ देखकर उनके अंदर एक एडवेंचरस फील हो रहा था उनको, यानी वो रोमांचित महसूस कर रही थी। असल में इन पहाड़ों की यही खूबसूरती है। ये पहाड़ एक ओर जहाँ पर्यटकों को यानी कि टूरिस्ट को अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता से अपनी ओर खींचते हैं, वहीं दूसरी ओर कल कल बहती नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरने, बर्फ से ढके पर्वत, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। पर यहाँ के जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं उनके लिए कई बार यही पहाड़ मुसीबत बन जाता है। उन्हें हर दिन इस टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर अपने घर, खेत खलिहानों में और छोटे बच्चों को स्कूल तक पहुँचाना होता है। जंगलों से जानवरों के लिए चारा लाना, जलाने के लिए लकड़ी लाना, खेती बाड़ी के लिए अनगिनत जो काम होते हैं खेती बाड़ी का, ये सब उनकी दिनचर्या में शामिल होता है, यानी इन्हें उनको रोज करना होता है। इन पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगी काफ़ी कठिनाइयों से भरी होती है। वो हर रोज़ नई चुनौती का सामना करते हैं, यानी हर रोज़ उनके सामने एक नई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत लेखिका के गैंगटॉक शहर सिक्किम में पहुंचने के बाद शुरू होती है, जब लेखिका टिमटिमाते हजारों तारों से भरे आसमान को देखकर एक अजीब सा सम्मोहन महसूस करती है और उन जादू भरे क्षणों में खो जाती है। लेखिका गैंगटॉक शहर को मेहनत कश
बादशाहों का शहर कहकर सम्मानित करती है, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं। यानी यहाँ के जो लोग हैं उन्हें अपना डेली का जीवन जीने के लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अब तारों भरी खूबसूरत रात देखने के बाद अगली सुबह वो एक नेपाली युवती द्वारा यानी एक नेपाली लड़की द्वारा सिखाई गई प्रार्थना साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो कौशेली, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो करने लगती है। यानी वो कहने लगती है। अब प्रार्थना करने के बाद वो युमथाम की ओर चलने से पहले हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा को देखने अपनी बालकनी में पहुंचती हैं। बादल होने के कारण उन्हें कंचनजंगा की चोटी तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन सामने बगीचे में खिले ढेरों फूलों को देखकर काफी वो खुश हो जाती है। उसके बाद लेखिका गैंगटॉक शहर से 149 किलोमीटर यानी कि 149 किलोमीटर दूर युमथांग घाटियों को देखने अपने गाइड जितेन नार्गे और अपनी सहेली मरी के साथ चल पड़ती हैं। पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों को देखते हुए वो धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ने लगती हैं। आगे चलते चलते लेखिका को बौद्ध धर्मावलंबियों यानी जो बुद्धिस्ट हैं उनके द्वारा लगाई गई सफेद पताकाएं दिखाई देती हैं, यानी कि व्हाइट कलर के फ्लैग्स दिखाई देते हैं। मंत्र लिखे ये पताकाएं किसी ध्वज की तरह फहरा रही थी जो शांति और अहिंसा का प्रतीक थी। लेखिका ने जब इन पताकाओं के बारे में पूछा तो गाइड जितेन ने बताया कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 यानी कि 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नार्गे ने यह भी बताया कि किसी शुभ अवसर पर और नए काम की शुरुआत करने पर सफेद की जगह रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। अब यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्थित कविलोंग स्टॉक जगह के बारे में नार्गे ने बताया कि यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इन्हीं रास्तों से आगे जाते हुए लेखिका ने एक कुटिया के अंदर प्रेयर व्हील यानी कि धर्म चक्र को घूमते हुए देखकर उत्सुकतावश उसके बारे में जानने की कोशिश की। तब नार्गे ने उन्हें बताया कि ये प्रेयर व्हील एक धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह सुनकर लेखिका को लगा कि पहाड़ हो या मैदान हो या कोई भी जगह हो, इस देश की आत्मा एक जैसी ही है। अब जैसे जैसे लेखिका अपनी यात्रा में पहाड़ की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगी, बाजार, लोग, बस्तियां सब पीछे छूटने लगे। अब लेखिका को नीचे घाटियों में पेड़ पौधे के बीच बने छोटे छोटे घर ताश के पत्तों से बने घरों की तरह लग रहे थे और न जाने कितने ही तीर्थ यात्रियों, कवियों, दर्शकों, साधु संतों के आराध्य हिमालय का विराट और वैभवशाली रूप धीरे धीरे लेखिका के सामने आने लगा था। यानी उनको वो बड़ा सा विशाल सा हिमालय दिखने लगा था। अब लेखिका को हिमालय पल पल बदलता हुआ नजर आ रहा था। लेखिका अब खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों, आसमान छूते पर्वत शिखरों यानी कि पर्वत की जो चोटियां हैं वो आसमान को छू रही थी। ऊंचाई से दूध की धारा की तरह झरझर गिरते झरने, नीचे पूरे वेग से बहती चांदी की तरह चमकती हुई तीस्ता नदी को देखकर लेखिका अंदर ही अंदर रोमांचित महसूस कर रही थी। यानी उनको बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस फील हो रहा था। तभी उनकी जीप सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पर रुक गई। यहाँ पहुंचकर लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्ट वासनाएं इस झरने के निर्मल धारा में बह गई हों। यानी उनको ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो गई है। यह दृश्य लेखिका के मन और उनके आत्मा को शांति देने वाला था। यानी इस नज़ारे को देखकर उनका मन भी शांत था और उनकी आत्मा भी एकदम शांत थी। धीरे धीरे लेखिका का सफर अब आगे बढ़ता गया और प्राकृतिक दृश्य पल पल कुछ यूं बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर इन दृश्यों को बदल रहा हो।
पर्वत, झरने, घाटियों, वादियों के दुर्लभ नज़ारे, सब कुछ बेहद खूबसूरत था कि तभी लेखिका की नज़र थिंक ग्रीन बोर्ड पर पड़ गई। सब कुछ कल्पनाओं से बहुत ज़्यादा सुंदर था। तभी लेखिका को जमीनी हकीकत का एक दृश्य अंदर से झकझोर गया। यानी एक दृश्य उन्होंने देखा, एक चीज उन्होंने देखी जिसकी वजह से वो अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। जब लेखिका ने कुछ पहाड़ी औरतों को कुदाल और हथौड़ों से पत्थर तोड़ते हुए देखा। कुछ महिलाओं की पीठ में बड़ी सी टोकरियां थी जिनमें उनके बच्चे बंधे हुए थे। मातृत्व साधन और श्रम साधन का यह रूप देखकर उनको बड़ा आघात लगा। यानी कि इतना कठिन जीवन, इतना मेहनत भरा जीवन देखकर उनको अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस हुआ कि ये औरतें, जो कि एक माँ भी है और उनको अपना जीवन चलाने के लिए उनको इतनी मेहनत करना पड़ रहा है अपने बच्चों को लेकर इस तरह से, ये सब कुछ देखकर उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। पूछने पर उनको पता चला कि ये महिलाएं पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बनाने का काम कर रही हैं और यह बड़ा ही खतरनाक काम होता है क्योंकि रास्तों को चौड़ा बनाने के लिए डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है और कई बार इसमें मजदूरों की मौत भी हो जाती है। तो ये देखकर वो मन ही मन सोचने लगती हैं कि कितना कम लेकर ये लोग समाज को कितना अधिक वापस कर देते हैं। अब थोड़ा सा और ऊंचाई पर चलने के बाद लेखिका ने देखा कि 7-8 साल के बच्चे अपने स्कूल से घर लौटते हुए उनसे लिफ्ट मांग रहे थे। लेखिका के स्कूल बस के बारे में पूछने पर नार्गे ने हंसते हुए बताया कि पहाड़ी इलाके में जीवन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। ये बच्चे रोज़ 3 से 4 किलोमीटर टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से पैदल चलकर अपने स्कूल पहुंचते हैं। शाम को घर आकर अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराने जंगल जाते हैं। जंगल से भारी भारी लकड़ी के गट्ठर सिर पर लाद कर घर लाते हैं। सोचो, वो 7-8 साल के बच्चे इतना मुश्किल जीवन जीते हैं वहां पर, बहुत ही ज्यादा मुश्किल जीवन होता है। अब उनकी जीप धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ने लगी। तभी सूरज ढलने लगा। लेखिका ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस अपने घर लौट रही थीं। लेखिका की जीप चाय के बागानों से गुजरने लगी। सिक्किमी परिधान पहने कुछ युवतियां, यानी कि सिक्किम का जो ड्रेस होता है उसको पहने कुछ युवतियां यानी कुछ लड़कियां बागानों से चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चटक हरियाली के बीच सुर्ख लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था। यानी कि एक तो वो जो चाय का बागान था वो एकदम हरा था, यानी एकदम डीप ग्रीन कलर का था वो चाय का बागान। ऊपर से सूरज डूब रहा था। तो सूरज जब डूबता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका रंग एकदम लाल हो जाता है। तो वो सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि लेखिका जो है वो चीख पड़ती हैं और वो कहती है कि इतना सुंदर मेरे लिए असहनीय है, यानी कि मैं इसको ठीक तरह से ले नहीं पा रही हूँ अपने अंदर। यानी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दृश्य था। अब युमथांग पहुंचने से पहले लेखिका को एक रात लायुंग में बितानी थी। लायुंग गगनचुंबी पहाड़ों के तले एक छोटी सी शांत बस्ती थी, दौड़ भाग भरी जिंदगी से दूर, शांत और एकांत जगह। अब लेखिका अपनी थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे एक पत्थर पर जाकर बैठ गई। अब रात होने पर गाइड नार्गे के साथ बहुत सारे लोगों ने नाचना गाना शुरू कर दिया। लेखिका की जो सहेली थी मरी, उसने भी बहुत सुंदर नृत्य किया, यानी उसने भी बहुत अच्छे से नाचा। लायुंग में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब ही है। यानी लायुंग के जो लोग हैं उनका जो मेन फसल है कि वो लोग पहाड़ी आलू उगाते हैं, धान की खेती करते हैं और शराब, ये सब कुछ बेचकर ही अपना गुजारा चलाते हैं। यानी यही उनके कमाने का एक जरिया है। लेखिका यहाँ बर्फ देखना चाहती थी लेकिन उन्हें वहाँ कहीं भी बर्फ नहीं दिखाई दी। तभी एक स्थानीय युवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के कारण अब यहाँ बर्फबारी बहुत ही कम होती है। लेखिका को अगर बर्फ देखनी है तो उन्हें कटाओ, यानी कि भारत का स्विट्जरलैंड जाना होगा।
कटाव एक पर्यटक स्थल यानी कि एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में अभी उतना विकसित नहीं हुआ था, यानी उतना डेवलप नहीं हुआ था। इसलिए यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य था वो अभी भी पूरी तरह से बरकरार था। यानी जो प्राकृतिक सौंदर्य था वो एकदम अच्छा था, फ्रेश था। क्योंकि अगर वो टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित हो जाता है, कोई भी जगह हो, तो वो थोड़ा गंदा सा हो जाता है। इसलिए जो लेखिका है वो यहाँ पर कहती है कि क्योंकि कटाव जो है वो पर्यटक स्थल यानी कि टूरिस्ट स्पॉट के रूप में अभी उतना डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ का जो प्राकृतिक सुंदरता थी वो अभी भी पूरी तरह से बरकरार थी। लायुंग से कटाव का सफर लगभग 2 घंटों का था, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे और लेखिका इसे देखकर बहुत ही ज्यादा आनंदित यानी बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी। कटाव में लोग बर्फ के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन वह तो इस नज़ारे को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ऋषि मुनियों की वेदों की रचना करने की प्रेरणा यहीं से मिली हो, और उन्हें ये भी महसूस होता है कि अगर इस असीम सौंदर्य को कोई अपराधी भी देख ले तो वो आध्यात्मिक और ऋषि हो जाए। यानी वो कहती है, उन्हें महसूस होता है कि अगर इस सुंदरता को कोई अपराधी यानी कोई क्रिमिनल भी देख ले तो वो भी अपना क्राइम छोड़ देगा और वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा, वो भी एक ऋषि बन जाएगा। अब लेखिका की सहेली मरी के मन में भी दार्शनिकता के भाव पनपने लगे और वो कहने लगी कि प्रकृति की जल संचय व्यवस्था कितनी शानदार है। यानी प्रकृति का, नेचर का जो वाटर साइकिल है वो कितना शानदार है। वह अपने अनोखे ढंग से जल संचय करती है। ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया का। यानी ये जो हिम शिखर है ये पूरे एशिया का वाटर सोर्स है। प्रकृति जाड़ों में यानी ठंड के मौसम में ऊंची ऊंची चोटियों में बर्फ जमा देती है और गर्मी आते ही बर्फ पिघल कर पानी के रूप में नदियों में बहकर हम तक पहुंचती है और हमारी प्यास बुझाती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो लेखिका की फ्रेंड है, सहेली है मणि, वो वाटर साइकिल के बारे में बता रही हैं। थोड़ा आगे चलने पर लेखिका को कुछ फौजी छावनियां दिखी। तभी उन्हें ध्यान आया कि यह तो बॉर्डर एरिया है, यहाँ चीन की सीमा भारत से लगती है। यानी वो चीन और भारत का बॉर्डर एरिया था। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि आप इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ कैसे रहते हैं, तब फौजी ने बड़े हंसते हुए जवाब दिया, आप चैन से इसलिए सोते हैं क्योंकि हम यहाँ पहरा देते हैं। तो ये सुनकर लेखिका सोचने को मजबूर हो गई कि जब इस कड़कड़ाती ठंड में हम थोड़ी देर भी यहाँ ठहर नहीं पा रहे हैं तो ये फौजी कैसे अपनी ड्यूटी निभाते होंगे। ये सोचकर लेखिका का सिर सम्मान से झुक गया। उन्होंने फौजी से फेरी भेटूला यानी फिर मिलेंगे कहकर विदा ली। इसके बाद यूमथांग की ओर लौट पड़ी। यूमथांग की घाटियों में उस समय बहुत सारे प्रियता और रोडोडेड्रो के बहुत ही खूबसूरत फूल खिले थे, लेकिन यूमथांग वापस आकर उन लोगों को सब कुछ फीका फीका लग रहा था क्योंकि यूमथांग कटाव जितना सुंदर नहीं था। चलते चलते लेखिका ने एक चिप्स बेचती हुई सिक्किमी युवती से पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो? तो इस पर जो युवती थी उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। ये सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं। दरअसल सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम पहले स्वतंत्र रजवाड़ा था, यानी एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, लेकिन अब सिक्किम भारत में कुछ इस तरह से घुल मिल गया है, ऐसे लगता ही नहीं है कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। तब वहां पर पर्यटन उद्योग इतना फला फूला नहीं था। सिक्किम के लोग भारत का हिस्सा बनकर काफी खुश हैं। अब जीप जो है वो आगे बढ़ती जा रही थी कि तभी एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। मरी ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। ये सुनकर लेखिका हैरान थी।
थोड़ा आगे चलने पर नार्गे ने लेखिका को गुरु नानक के फुटप्रिंट वाला पत्थर भी दिखाया। नार्गे ने बताया कि ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर गुरु नानक जी की थाली से थोड़े चावल छिटक कर गिर गए थे और जहाँ जहाँ वो चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ वहाँ अब चावल की खेती होती है। अब यहाँ से करीब 3 किलोमीटर आगे चलने के बाद वो खेदुम पहुंचे। ये लगभग 1 किलोमीटर का क्षेत्र था। नार्गे ने बताया कि इस स्थान पर देवी देवताओं का निवास है। यहाँ कोई गंदगी नहीं फैलाता है। जो भी गंदगी फैलाता है वो मर जाता है। उसने यह भी बताया कि हम पहाड़, नदी, झरने इन सब की पूजा करते हैं। हम इन्हें गंदा नहीं कर सकते। अब लेखिका के ये कहने पर कि तभी गैंगटॉक शहर इतना सुंदर है, नार्गे ने लेखिका को कहा, मैडम गैंगटॉक नहीं गंगटोक कहिए, जिसका अर्थ होता है पहाड़। उसने आगे बताया कि सिक्किम के भारत में मिलने के कई वर्ष बाद भारतीय आर्मी के एक कप्तान शेखर दत्ता ने इसे पर्यटन स्थल यानी टूरिस्ट स्पॉट बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद से ही सिक्किम में पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाए जा रहे हैं। नए नए पर्यटन स्थलों की खोज जारी है। तो लेखिका ने मन ही मन सोचा कि हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए जगहों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। और इसके बाद उनकी जो जीप है वो आगे बढ़ने लगती है। सो दैट्स इट। ये था हमारा चैप्टर का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाया। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 कृतिका से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। तो ये जो चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ, इसके जो लेखक है वो अज्ञेय जी हैं। तो अक्सर जो प्रत्येक रचनाकार होते हैं यानी कि जो लेखक होते हैं, उनकी आत्मानुभूति यानी कि उनका जो सेल्फ एक्सपीरियंस है वो ही उन्हें लिखने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि उन्हें लिखने के लिए मोटिवेट करता है। कभी कभी बाहरी दबाव भी कई बार रचनाकार को लिखने के लिए मजबूर करता है। लेखक का मानना है कि वो बाहरी दबाव से कम प्रभावित होता है, यानी कि वो बाहरी दबाव से कम प्रभावित होता है। उसे तो उसके भीतर की लाचारी ही उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है, उसे लिखने के लिए मोटिवेट करती है। लेखक के अनुसार लेखक इसलिए लिखते हैं क्योंकि वह अपने विचारों की उलझनों से मुक्ति पाना चाहते हैं। उनके अनुसार लेखक 2 प्रकार के होते हैं। एक जो अपनी अनुभूतियों के आधार पर लिखते हैं, यानी कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लिखते हैं, और दूसरे वो लेखक जो आर्थिक अवस्था के कारण दबाव और बंदिश में पड़कर लिखते हैं, और दूसरे वो लेखक जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण दबाव में पड़कर लिखते हैं। तो लेखक का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा यानी कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की चाह, आत्मानुभूति यानी कि सेल्फ एक्सपीरियंस गहरी चीज़ है। तो इस चैप्टर में लेखक ने अपने लिखने के कारणों के साथ साथ एक लेखक की प्रेरणात्मक स्रोतों पर भी प्रकाश डाले हैं, यानी कि एक लेखक के लिए जो मोटिवेशन सोर्सेस होते हैं उन पर भी लेखक प्रकाश डालते हैं, यानी कि उनके बारे में भी हमें इस चैप्टर में लेखक बताते हैं। लेखक के अनुसार लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता है। वह अपनी आंतरिक व्याकुलता से मुक्ति पाने, यानी कि वो अपने अंदर की बेचैनी से मुक्ति पाने और तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखता है, यानी कि अपने अंदर की बेचैनी से मुक्ति पाने के लिए और उसे ठीक तरह से पहचानने के लिए वो लिखता है। एक लेखक या रचनाकार को अनुभव यानी कि तजुर्बा अपने सामने घटित घटना को देखकर होता है, किंतु अनुभूति यानी कि एहसास, दुख और कल्पना के द्वारा उस सत्य को भी ग्रहण कर लेती है जो रचनाकार के सामने घटित नहीं हुआ।
यानी कि वो अपने एहसास और कल्पना यानी कि इमेजिनेशन के द्वारा उस सत्य को भी वो देख लेता है जो रचनाकार के सामने नहीं घटा है। फिर वो सत्य जो है वो उसके आत्मा के अंदर से यानी कि उसके अंदर से एकदम क्लियरली उसके सामने आ जाता है और फिर वो रचनाकार या लेखक उसे लिख देता है, उसका वर्णन करता है। लेखक बताते हैं कि उसके द्वारा लिखी हिरोशिमा नामक कविता भी ऐसी ही है। एक बार जब वो जापान गए तो वहाँ हिरोशिमा में उन्होंने देखा कि एक पत्थर बुरी तरह से झुलसा हुआ यानी कि जला हुआ है और उस पर एक व्यक्ति की लंबी छाया है। तो क्योंकि वो विज्ञान के विद्यार्थी थे यानी कि वो साइंस के स्टूडेंट थे, तो साइंस के स्टूडेंट होने के कारण उन्हें रेडियोधर्मी प्रभाव की जानकारी थी यानी कि रेडियो एक्टिव वेव्स के प्रभाव की उन्हें जानकारी थी। उसे देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया होगा तो उस समय वह व्यक्ति इस पत्थर के पास खड़ा होगा, तो बम के प्रभाव के कारण वह भाप बनकर उड़ गया होगा यानी कि वो वेपर बनकर उड़ गया होगा, किंतु उसकी छाया उस पत्थर पर ही रह गई। लेखक को उस जले हुए पत्थर ने झकझोर कर रख दिया यानी कि वो अंदर से एकदम हिल गए। वो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के बारे में सोचने लगे कि वो कितना डेंजर है, वो कितना खतरनाक है, और ये सब कुछ सोचकर वो इमेजिन कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए थे। उस समय उन्हें ऐसा लगा मानो वह उस दुखद घटना के समय वहाँ मौजूद रहे हों, यानी कि वो उस पत्थर के सामने खड़े होकर ये सब कुछ इमेजिन कर रहे थे। तो उस समय उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब वो घटना हुई थी तब वो वहाँ पर मौजूद थे। तो इन सभी चीज़ों से उनके अंदर जो व्याकुलता पैदा हुई, उनके अंदर जो बेचैनी पैदा हुई, उसी का परिणाम उनके द्वारा हिरोशिमा पर लिखी गई कविता थी। यानी कि ये सब कुछ देखने के बाद उनके अंदर एक बेचैनी हुई और फिर उन्होंने हिरोशिमा कविता जो है लिखी थी। लेखक कहते हैं कि यह कविता हिरोशिमा जैसी भी हो वह उनकी अनुभूति से पैदा हुई थी, यानी कि वो उनके एहसास से पैदा हुई थी, उन्होंने इमेजिन किया था, उनकी कल्पना से पैदा हुई थी, यानी कि उन्होंने उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया था, एहसास किया था कल्पना के द्वारा। तो यही उनके लिए महत्वपूर्ण थी।